नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यहाँ पर जिस प्रकार ई गैरसैंण चैनल आपको समसामयिक विषय, संवेदनशील विषय, सामरिक महत्व की बातें, जियोपॉलिटिक्स की बातें, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयों को लेकर के आता है, इसके पीछे एक ही कारण है कि भारत में उभरते हुए राष्ट्रवाद को और मजबूत करना, भारत को विश्व गुरु बनाना। इसके पीछे जो एक संदेश आता है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि कुछ दिन पहले तथाकथित बुद्धिजीवी, वामपंथी, सेकुलर प्रजाति के लोग और प्रगतिशीलवादी लोग, आंदोलनजीवी लोग ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन उनकी ज्ञान बांटने की जो रफ्तार है थोड़ा थम सी गई है, क्योंकि चुनाव इस तरह से हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार हो रही है। आप पश्चिम बंगाल को ही देख लीजिए, या दूसरे जगह को उत्तराखंड को देख लीजिए, या तीसरी जगह को देख लीजिए, आपको बातें समीक्षा करने के बाद स्पष्ट नजर आएंगी। चर्चाएं चलती रहती हैं, मीडिया में बहुत कुछ चलता है, और लिफाफेबाज जो पत्रकार हैं उनको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतने लिफाफेबाजी मत करो कि बात कल आपके सामने आ जाए। हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक कहावत है, बर्फ़ में जब कोई गंदगी पड़ती है तो बर्फ़ में दब जाती है, और दबने के बाद जब बर्फ़ पिघलती है तो गंदगी साफ नज़र आती है। ऐसे काम मत करो कि बर्फ़ पिघलने के बाद वो गंदगी साफ नज़र आए कि भाई आपने क्या बोला था। आप समीक्षाएं कीजिए, एनालाइज कीजिए उस आधार पर जहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, बुद्धिजीवी क्या कह रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या जनमत है। इस पर मैं आगे चर्चा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत गंभीर विषय जो कि भारत की राजनीति से, भारत के सामरिक विषयों से, आंतरिक विषयों से जुड़े हुए हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे आध्यात्मिक विषय भी ई गैरसैंण के माध्यम से आपको मिलते रहते हैं। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है, और आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में क्या हो रहा है, हमास की तरह बैंकर्स वहाँ पर घुसे हैं और बंकर्स भी घुसे हैं। हथियार भी मिल रहे हैं, पुलिस के हथियार भी मिल रहे हैं चोरे हुए, और सुरंगा भी मिल रही हैं घरों के अंदर। जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक नेता है, उसके यहाँ जो है एनएसजी इत्यादि ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ये चीज़ें रिकवर की है। इस पर हमारे पत्रकार रवीश कुमार भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, बशर्ते कि हमास के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। उन्होंने बड़े बड़े निबंध लिख डाले, बड़े बड़े प्रवचन दे दिया, बहुत ज्ञान दे दिया, लेकिन हमास की तबाही उन्होंने देखी, और हमास के बाद अब ईरान का भी वो देख रहे हैं। पर इनको इस पर भी बोलना चाहिए। अब पश्चिम बंगाल में 75% से ऊपर वोटिंग हुई है। इसके पीछे क्या कारण है? ममता बनर्जी भी इससे परेशान है। हो सकता है ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता धीरे धीरे खिसा करके दूसरों के हाथ में जा रही हो, जैसा कि पता चल ही रहा है। महिला सम्मान पर कुठारघात होना पश्चिम बंगाल में दर्शाता है कि वहाँ पर जिहादी सोच बढ़ी है, घटी नहीं है, और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल कश्मीर बनने जा रहा है। इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, और उन लोगों को जाग जाना चाहिए जो लोग कि चाहते हैं भारत में शांति बनी रहे, बम न फटे। इसकी जो है सीधा स्थिति का जायजा आप पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर ले सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बोला है कि
हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब कौन सी प्रताड़ना हुई है हमको पता नहीं है। नेताजी का मैं नाम नहीं लूँगा, वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ऐसी प्रताड़ना तो देखी नहीं गई है। हाँ, यह जरूर है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने जो है हल्द्वानी में हंटर चलाया था, और जिस प्रकार से मज़ारों पर हंटर चलाया था, यह सब सही है। क्यों सही है कि इस्लाम में मज़ार तो हराम है, तो इस मज़ार को लेकर के अगर प्रताड़ना हुई है तो किसी भी माने में यह गलत नहीं है। हरिद्वार में हमारे बड़े बड़े सम्मानीय बाबा लोग बैठे, कोई तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वे समझते हैं कि क्या स्थिति है। हरिद्वार में 34% बांग्लादेशी रोहिंग्या नकली आधार कार्ड लेकर के बैठ गए हैं। अगर 100 लोग भारत के हैं तो उनमें से 34% जिहादी सोच के बैठ चुके हैं, और इस पर तत्काल जो है एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर जो हरिद्वार में हमारे सम्मानीय बाबा लोग बैठे हुए हैं, उनको इस विषय में अधिक सोचना पड़ेगा। उनको अपने आश्रमों से बाहर निकलना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ग्राउंड में स्थिति क्या है। ये हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस विषय को भी ध्यान दें, क्योंकि हरिद्वार अकेले बाबाओं के लिए नहीं है, तमाम दुनिया भर के जितने भी सनातन धर्मी हैं उनके लिए पवित्र स्थल है। वहाँ पर मृत्यु के बाद हड्डियाँ सनातनियों की आती हैं गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए, और उस गंगा में शक्ति है कि वो बिल्कुल थोड़े समय में उन हड्डियों को गला भी देती है। ये आश्चर्य है दुनिया का। तो ये तो अलग विषय है, इस पर कभी चर्चा होगी, आध्यात्मिक विषय है। लेकिन जो वहाँ पर संख्या बढ़ी है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं केरला में हो रहा है, पीएफआई का वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए हैं, वायनाड में, ये सारी चीज़ें देखने को मिली है चुनाव के दौरान। तो उत्तराखंड में भी यह पूरा संभव है, कुंभ मेले में भी हो सकता है कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएं और पत्थरबाजी हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उसके बाद नया एक्शन लेना पड़े सरकार को, तो थोड़ा उत्तराखंड की तरफ भी ध्यान दें, हरिद्वार की तरफ, जिसको कि चारों तरफ से जिहादी सोच के लोगों ने कवर करके रखा हुआ है। मैं देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रुड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 प्रयाग की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 बद्री 5 केदार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। अब जिस प्रकार से विदेशों में जो भारत विरोधी तत्व आतंकवादी ठोके जा रहे हैं, उसके लिए भारत को इंडिकेशन किया जा रहा है उन्हीं लोगों द्वारा कि भारत ये सब काम करा रहा है। लेकिन भारत वहाँ काम ना करे ना करे, भारत नहीं कर रहा है, क्योंकि जो हथियार हैं BLA इत्यादि को, वे सारे अमेरिका जो छोड़ के गया था अफगानिस्तान में TTP को, वही तो जा रहे हैं ना। तो भारत कहाँ से हथियार दे रहा है? भारत नहीं दे रहा। पर लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी पड़ेगी भारत के गृह मंत्रालय को, अंडरग्राउंड ऐसे लोगों को जो कि जिहादी तो भारत में घुस गए हैं, स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल न्यूट्रलाइज किया जाए। और वो कैसे करे, वो सरकार का काम है, उनकी सोच का काम है। उनके पास एक से एक एक्सपर्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो हाल में है, मतलब 2005 की बात कर सकते हैं हम। 2005 तो लगभग 20 साल हो रहे हैं। 20 साल पहले माननीय राहुल गांधी जी ने अफगानिस्तान में बाबर के कब्र की यात्रा की थी। हो सकता है उन्होंने उनकी कब्र पर जो है कुछ फूल वगैरह चढ़ाए हों या दर्शन किए हों, हमें पता नहीं है। लेकिन वे राम मंदिर नहीं गए,
यह सारे उत्तराखंड के लोग बोल रहे हैं, गांव में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को राम मंदिर में जाने में क्या परहेज है। तो सवाल उठता है, क्या राम अकेले कुछ ही लोगों के थे या पूरे देश के थे? यह विषय डिबेट का है और भारत के तथा कथित प्रगतिशीलवादी पत्रकार ये नहीं मानते हैं, क्योंकि चीन में हमारा पड़ोसी, वहाँ पर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको पूछो कम्युनिस्टों को, बोलता धर्म होता, बोले कोई धर्म नहीं होता। भगवान होता है, बोलता नो एग्जिस्टेंस गॉड, भगवान का कोई अस्तित्व है ही नहीं, हम तो जानते नहीं किसी भगवान को। चाइनीज़ को पूछो ना, जो वास्तविक वामपंथी है वहाँ पे। अब इसके चलते हुए क्या होता है कि उत्तराखंड के जितने भी हमारे भाई लोग हैं, विशेषकर मुसलमान भाई लोग हैं, वे ध्यान से देखें चीन के शिनजियांग प्रांत में बीगर मुस्लिमों का क्या हाल हुआ है। उनकी मस्जिदों को तोड़ फोड़ करके फेंक दिया गया। कुरान वगैरह रखना वर्जित है, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते हैं, आप रोज़े नहीं रख सकते हैं, और साथ साथ जो इस प्रकार की सोच वाले हैं उनको पागल घोषित कर दिया गया है। किसी भी अरब देश ने, पाकिस्तान ने, मालदीव ने उनके खिलाफ मुंह नहीं खोला, चुपचाप रहे। ये सीखने वाला विषय है चीन से कि उन्होंने अपने तरीके से वहाँ पर जिस प्रकार से जिहादी सोच पनप रही थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। उत्तराखंड में, भारत के मध्य हिमालय राज्य में रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल से यहाँ पर मौलवी आए हुए हैं उत्तराखंड में, और वे मौलवी कट्टर हैं, तकरीरें कट्टर देते हैं। जो उत्तराखंड के जो भी एक शांति प्रिय मुसलमान हैं गांव में, जिनका अपना इतिहास है, अपनी पहचान है, उनकी पहचान को ख़त्म करने के लिए, उनको कट्टर बनाने के लिए ये लोग अभी क्या कि उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगे हैं। क्योंकि वे लोग देवी देवता पूजते हैं, जागर लगाते हैं, मसाण पूजते हैं, लेकिन यह उन धर्म प्रचारकों को चुभता है जो कि उत्तराखंड में घूमते। चाहे ये सारा जागर लगाना, मसाण पूजना, ये कस पूजा करना, ये तो पौण धर्म के भाग हैं। तो रहे ना, सनातनी भी पौण धर्म में रहे, बौद्ध भी पौण धर्म में रहे। तो यहाँ का जो मुसलमान है, जो पुराना मुसलमान, प्राचीन मुसलमान, वो जो है वो भी पौण धर्म को एक्सेप्ट किया उसने, और वो पौण धर्म को मानता, देवता पूजता, मसाण पूजता। लेकिन उनकी संस्कृति पर भी कुटारघात किया जा रहा है। इस पर उत्तराखंड की जो संस्कृति विभाग है ना, उसको सोचना पड़ेगा, उत्तराखंड सरकार को सोचना पड़ेगा कि हमारे जो यहाँ के स्थानीय मुसलमान हैं, जो बाहर के मुसलमान आकर के क्यों उन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहे हैं। यह धर्म की बात है, लेकिन सुधार, समाज में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज धर्म से जुड़ा हुआ है। जो धर्म में एक्टिविटी होती है समाज में भी होती है, और समाज में शांति अशांति फैलाना, नहीं फैलाना, यह काम जो है धर्म और गुरुओं का भी बनता है। तो हम इसलिए हरिद्वार के पंडों से या हरिद्वार के गुरुओं से, धर्म गुरुओं से हाथ जोड़कर विनय करते हैं, महाराज थोड़ा बाहर निकलो, अपने इर्द गिर्द देखो क्या चल रहा है। रेडिकलाइजेशन की जो पाठशालाएं हैं उनको बंद कराओ, कुछ नियम बनाओ ताकि हिंदुओं की पवित्र स्थली अपवित्र न हो। ये तो सारी चीज़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई। उत्तराखंड अकेले उत्तराखंड के हिंदुओं का नहीं है, दुनिया भर के हिंदू चार धाम आते हैं, हरिद्वार आते हैं, और वहाँ पर अपनी आराधना करते हैं, उनकी आस्था है ना। तो ये सारी चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर भी सोची जानी चाहिए, और कांग्रेस के नेताओं को भी यह विषय सोचना चाहिए, वे क्या चाहते हैं। भाई कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा, यही बता रहे हैं ना कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको सुरक्षित रखो। अगर बहुसंख्यकों के धर्म स्थल सुरक्षित नहीं है तो बहुसंख्यकों से आपको वोट लेने का भी अधिकार नहीं है। कावड़ जब चलते थे, अब तो थोड़ा बंद हो गया, बीच बीच में कभी होता है, पहले बहुत ज़्यादा पथराव होते थे।
तो ये स्थिति उत्तराखंड में भी आने वाली है। 4 धाम यात्रा करने वालों पर कुछ समय बचे हैं, क्योंकि सड़क के किनारे जब तक जिहादी सोच के लोगों को आप नहीं हटाते हो, प्रतिबंधित नहीं करते हो, यह बढ़ता रहेगा। आने वाला समय तमाम सनातन समाज के लिए बहुत कठिन हो जाएगा 4 धाम यात्रा के लिए। सऊदी अरब ने किस प्रकार से सुधार किए, उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 15 करोड़ जो है, आप 15 करोड़ बहुत बड़ी संख्या, श्रीमद् भगवत गीता की किताबें छपवाई और उनको बंटवाया है कि आप सनातन धर्म के बारे में जानिए, समाज में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार से व्यवस्था को बनाना है। ये सारी चीज़ें श्रीमद् भगवत गीता में है और आप पढ़िए। उन्होंने अपनी भाषा में, अरबी में उसका जो है अनुवाद करा करके हर नागरिक को दी है पढ़ने के लिए, और वो पढ़ रहे हैं। भारत में भी जो कुरान है ना, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बांटना चाहिए, ताकि अगले को पता चले कि कुरान के अंदर क्या, और कुरान की ओरिजिनल प्रतिलिपि डुप्लीकेट नहीं है, उसमें फेरबदल नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आप दो ना, ताकि हर आदमी को हिंदी में पढ़ने के लिए कुरान मिलेगी और हकीकत पता चलेगी कि कुरान के अंदर क्या है, हम क्या शिक्षा कुरान से ले सकते हैं। क्योंकि लाल चौक पर पहली बार राजनीतिक पार्टियों ने, लाल चौक मतलब कश्मीर पर पहली बार राजनीतिक पार्टियों ने हिम्मत की कि वे रैलियां करें, झंडा फहराएं अपने राजनीतिक। पहले ही हिम्मत नहीं थी। मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब कश्मीर आतंक की आग में जल रहा था। मैं कश्मीर में ही था। लाल चौक पर जाना कोई आसान काम नहीं था। हमेशा बुलेट प्रूफ और गन वाले रहते थे और उन पर भी ग्रेनेड पड़ते रहते, फायर हमेशा होता रहता था। वह स्थिति ठीक किस प्रकार से आई, इसके लिए जो हमारे ऊपर वरिष्ठ राजनीतिक है, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता, उसके कारण वहाँ पर शांति आई। मैं ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि हर चैनल इसका वर्णन करते रहता है। कैसे कश्मीर में शांति आई, क्यों आज लाल चौक में लोग बिना बुलेट प्रूफ के और बेखौफ घूम रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें या तो सोच बदली करनी पड़ेगी। देवबंद में जिस प्रकार से कहा गया है कि गजवा हिंद वैलिड है, गजवा हिंद का समर्थन करते हैं, गजवा हिंद में क्या लिखा है पहले उसको पढ़िए। और अगर गजवा हिंद का जिस प्रकार से समर्थन चल रहा है, ऐसा अगर देवबंदियों की बोली उत्तराखंड में जो बसे हुए हैं मुसलमान टाउन्स में, छोटे छोटे शहरों में, वो समर्थन करते हैं, तो उत्तराखंड निश्चित ही छोटे समय में आतंकवाद की चपेट में आ जाएगा। इसको अभी से कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए तमाम उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, इनको सोचना पड़ेगा। क्योंकि उत्तराखंड में जितने भी हमारे तथाकथित आंदोलनजीवी या प्रगतिशीलवादी सेकुलर प्रजाति के लोग हैं, उनको छोटे छोटे मुद्दे चाहिए अपराध के, उसका राजनीति करना और उसके बाद सरकार जो चला रहे हैं उनके सिर में ठोक देना कि ये गंदे हम अच्छे हैं। हर समाज में अपराध होते हैं, उन अपराधों को भगाने के लिए कानून बने हैं, उनमें अमेंडमेंट भी होते हैं, और यह प्रक्रिया 2024 के बाद भारत में तेज़ी से होगी, ये हमें विश्वास है। लेकिन जो स्थिति ग्राउंड में स्थिति है, जो हमारे भाई लोग डिबेट करते हैं, स्थिति को लाने में थोड़ा सा हेरा फेरी कर लेते हैं, तो हमें ऐसे लिफाफेबाज पत्रकारों से परहेज है। उत्तराखंड जहाँ पर की स्थिति अब 2014 के बाद थोड़ा थोड़ा सुधरी हुई है, उससे पहले यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं थी। बहुत सुधार हुआ है।
यहाँ पर कोई नहीं बोल सकता है कि कोई प्रताड़ित हो रहा है। कोई यहाँ पर प्रताड़ित नहीं हो रहा है। प्रताड़ित जो अपराधी तत्व हैं वो हो रहे हैं, और हो सकता है कि अपराधी तत्वों के जो तार हैं कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं और उनको भी तकलीफ हो रही हो, ये हो सकता है। आने वाला समय उत्तराखंड में जो स्थानीय चुनाव हैं उसमें हवाला से मैं बार बार बोलता हूँ पैसे आने शुरू हो गए हैं। जब जड़ों पर घुसेंगे, संवर्धन करेंगे, भ्रमित करेंगे लोगों को, जो चीज़ें हैं उनको गलत तरीके से दिखाएंगे, तो फिर ऐसा ही होगा। पूरे राज्य में, देश में, समाज में स्थिति भ्रम वाली पैदा होती है, जिसके कारण कि विद्रोह होते हैं। तो इस प्रक्रिया को कार्यान्वित करने के लिए पाकिस्तान स्थित आईएसआई के स्लीपर सेल मौजूद हैं, उनकी अड्डे बन चुके हैं सर। और यही नहीं, 70 पाकिस्तानी एक ही होटल में पहाड़गंज में मिले हैं, उन पर भी काम चल रहा है। उनकी संदिग्ध गतिविधियों को भी देखा जा रहा है। उसी तरह से उत्तराखंड में बहुत कुछ चल रहा है, छोटे स्तर पर चल रहा है, लेकिन चल रहा है। मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके इसके पर्दाफाश करते रहता हूँ और करता रहूँगा। इस पर भाई साहब जो हमारे रवीश कुमार जी हैं वे कुछ नहीं बोलते हैं। उत्तराखंड में चुनाव में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, इस पर उन्होंने खूब बोला। अब वो चुप बैठ गए क्योंकि हकीकत पता चल गई है कि क्या होने वाला है। तो इस विषय को आप सभी को ध्यान से सोचना पड़ेगा। शांति प्रिय राज्य जो उत्तराखंड है उसको शांति ही रखना तो बहुत बेहतर है। अन्यथा आने वाले समय में अगर स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, यहाँ के बुद्धिजीवी ध्यान नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कश्मीर की तरह भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। अभी रेडिकलाइजेशन थोड़ा धीमी गति से है, मौका देख के मंत्र पढ़ा जा रहा है, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो इस विषय पर ये चर्चा का विषय है। मैं यहाँ पर इन सब विषयों को, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, चाहे जंगल में यहाँ पर आग लग रही है, इसके पीछे भी कई बार आग उत्तराखंड में लगाई जाती है, लगती नहीं है। क्या कारण इसके पीछे है? तो इस तरह की जो रिवर्स पलायन करते हैं उनको रोका जाता है। ये इसके पीछे छोटे छोटे इंटरेस्ट छोड़ने पड़े लोगों को और आगे कदम रखने पड़ेंगे राज्य को स्थिर करने के लिए, ताकि यहाँ सामाजिक अराजकता जन्म न ले। यह ज्ञान बांटने वाली बात नहीं है, यह समझने वाली बात है। ज्ञान तो बहुत बांटते हैं लोग, पर लेकिन यहाँ की ग्राउंड में जो स्थिति है लगभग यही है। आप तक हम संवेदनशील विषयों को पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल ई गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।